हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हमारी यूपीएससी स्पेशल की दूसरी क्लास है। देखिए इसका टॉपिक क्या है। इसका जो पहला टॉपिक है वह है उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है। ए यमुना, बी घाघरा, सी सरयू, डी गोमती। सही आंसर है इसका सी सरयू। सरयू नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी अयोध्या शहर से होकर प्रभावित होती है। सरयू घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। यह छिपरा बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार मामचा चुंको हिमनद से होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है। ए कोसी, बी गंगा, सी चंबल, डी यमुना। सही आंसर है इसका बी गंगा। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। यह गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। बलिया जिले के बाद बिहार राज्य में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी में 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है। ए बेतवा और चंबल, बी गंगा और सोन, सी गंगा और वरुणा, डी यमुना और काली। सही आंसर है इसका सी गंगा और वरुणा। वाराणसी शहर में ही वाराणसी में नगर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसके सहायक नदी वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धार्मिक स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों के साथ सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला टॉपिक है इसका उत्तर प्रदेश की जलवायु। इसका एक ही प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है। ए टुंड्रा, बी शुष्क रेगिस्तान, सी समशीतोष्ण महाद्वीपीय, डी उष्णकटिबंधीय मानसून। सही आंसर है इसका डी उष्णकटिबंधीय मानसून। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर प्रोफेसर स्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने 2 प्रकारों में विभक्त किया। ए आर्द्र व उष्ण क्षेत्रीय जलवायु, बी साधारण आर्द्र व उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। जलविदों ने कोपनहेगन के अनुसार उत्तर प्रदेश में शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की वर्षा, जबकि थार्नवेट के अनुसार समशीतोष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मुद्रा यानी कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी। इसका पहला प्रश्न है, बुंदेलखंड मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ए पश्चिम मैदान में, बी गंगा के मैदान में, सी तराई क्षेत्र में, डी दक्षिण पठार में। सही आंसर है इसका सी दक्षिण पठार में। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र की मुद्रा को बुंदेलखंडी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रिज युग की चट्टानों का बाहुल्य है। यहाँ मुद्रा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिण प्रयाग और सोनभद्र के कुछ हिस्सों से मिलती है। इस मुद्रा के अन्य नामों में लाल मुद्रा, परवा, पड़वा, मार, माड, राकड़, राखड़ा एवं भुंडा आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है इसका, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकड़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बी इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है, सी यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती है, डी इसमें 7% सिलिका होती है। सही आंसर है इसका सी, यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पहाड़ी और पठारी इलाकों के ढालू क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी गहरी राकड़ और पतली राकड़ में बांटी होती है। इस मिट्टी में तिल, चना जैसी फसलें उगाई जाती है। वह हमारा अगला टॉपिक उत्तर प्रदेश के वन व वन्य जीव। इसका पहला प्रश्न है, कछुआ वन्य जीवन अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। दूसरा, यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीव अभयारण्य है। तीसरा है, कछुओं को आधे जले हुए मानव शव को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। इसके ऑप्शन है केवल 1, केवल 1 एंड 2, केवल 3rd या डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है इसका डी। कछुआ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ अभयारण्य 21 दिसंबर 1979 को घोषित किया गया था। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभयारण्य है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शव को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। ए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, बी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, सी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, डी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। सही आंसर है इसका बी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गोंडा में वन विभाग में निम्नलिखित में किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है।
ए बेतवा, बी केन, सी सरजू, डी सरयू। सही आंसर है इसका सी सरजू। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। सरजू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? ए चंद्रप्रभ वन्यजीव अभयारण्य, बी नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सी दुविधा राष्ट्रीय उद्यान, डी कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। सही आंसर है इसका ए चंद्रप्रभ वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभ वन्यजीव अभयारण्य का नाम है एक नदी के नाम पर रखा है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। यह चंदौली जिले में स्थित है। यहाँ ब्लैक डक, चीतल, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर, साई और चिकर आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? ए 1991, बी 1985, सी 1956, डी 1972। सही आंसर है इसका डी 1972। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। यह टाइगर, तेंदुआ, अजगर, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर एवं पक्षी वगैरह है। अगला प्रश्न है, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव अभयारण्य एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ए 2022-23, बी 2012-13, सी 2021-22, डी 2014-15। सही आंसर है इसका बी 2012-13। यह उत्तर प्रदेश की योजना की गई थी। इसका उद्देश्य समाज में वन्य जीव के संरक्षण को भावना जागृत करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी? ए जंगली भैंसा, बी दलदल हिरण, सी लाल पांडा, डी बाघ। सही आंसर है इसका बी दलदल हिरण। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1980 में की गई थी। इसे दलदल हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया था। दलदली हिरण को बारहसिंगा भी कहा जाता है। इस अभयारण्य में सांबर, चीतल, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभयारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में अवस्थित है? ए सीतापुर, बी लखीमपुर खीरी, सी कतरनिया घाट, डी कालेसर। सही आंसर है इसका बी लखीमपुर खीरी। मोहना व सोयला नदी के बीच 775 किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर वन्य अभयारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व बनाया गया। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ए समसपुर पक्षी अभयारण्य, बी वेदांगल पक्षी अभयारण्य, सी घाटप्रभा अभयारण्य, डी जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य। सही आंसर इसका ए समसपुर पक्षी अभयारण्य। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, वेदांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य है महाराष्ट्र और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के खान और खनिज संसाधन। इसका पहला प्रश्न देखिए, मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ए गेरुआ, बी रॉक फॉरेस्ट, सी चूना पत्थर, डी सिलेमेनाइट। सही आंसर है इसका सी चूना पत्थर। चूना पत्थर मिर्जापुर जिले के गुरुमा, कनाच, बाबूहारी एवं रोहतक के क्षेत्रों में तथा सोनभद्र के कचराहाट क्षेत्र में पाया जाता है। मिर्जापुर के चुनार और सोनभद्र जिले में चुर्क तथा डल्ला सीमेंट फैक्ट्री के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों पर से उपलब्ध होता है। चूना पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से चूना पत्थर इन्हीं पत्थर जिले में उपलब्ध होता है। चूना पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 13वां स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? ए भदोही, बी रेणुकूट, सी फिरोजाबाद, डी सोनभद्र। सही आंसर है इसका बी रेणुकूट। उत्तर प्रदेश का रेणुकूट शहर सोनभद्र जिला एल्यूमिनियम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर आदित्य बिड़ला समूह का हिंडाल्को इंडस्ट्री स्थित है जो एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है। हिंडोल्को को भारत में स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्राप्त किया गया। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निष्पेषण के लिए प्रसिद्ध है? ए सिलिका रेत, बी रॉक फास्फेट, सी लोहा स्लग, डी कोयला। सही आंसर है इसका ए सिलिका रेत। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र प्रयागराज अपने सिलिका रेत की उच्च गुणवत्ता वाले निष्पेषों के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट ललितपुर के कोयला सोनभद्र में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ए लखनऊ, बी मुरादाबाद, सी प्रयागराज, डी खुर्द। सही आंसर है इसका डी खुर्द। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज यह प्राचीन नगर गंगा यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ इसमें नवाबों का शहर कहा जाता है। मुंबई इसे सपनों का शहर के नाम से जाना जाता है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा शहर ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जाना जाता है, जिसे सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। इसका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है? ए जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट, बी अनपरा थर्मल पावर प्लांट, सी परीक्षा थर्मल पावर प्लांट, डी रोसा थर्मल पावर प्लांट। सही आंसर है इसका डी रोसा थर्मल पावर प्लांट। रोसा थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित है। अनपरा थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र, जवाहरपुर थर्मल प्लांट एटा, परीक्षा थर्मल पावर प्लांट झांसी जिले में स्थित है। रोसा थर्मल प्लांट की जो क्षमता है वह 1200 मेगावाट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी गोरखपुर, डी आगरा। सही आंसर है इसका सी गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र गोरखपुर के खनीमपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 17 अगस्त 2025 को किया गया था। यह संयंत्र टोरेंट ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र का मुख्य कार्य घरेलू व औद्योगिक उपयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को सीएनजी व पीएनजी के साथ मिश्रित कर प्रदूषित रहित ईंधन को उत्पादन करना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? ए बेतवा, बी शहजाद, सी जमानी, डी रियन। सही आंसर है इसका ए माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बना है। इसका निर्माण वर्ष 1958 में होता है। इस बांध से झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले को फायदा होता है। अगला प्रश्न है, गलत जोड़े का पहचान कीजिए। ए मुईरपुर बांध सोनभद्र, बी पीली बांध बिजनौर, सी लहचूरा बांध झांसी, डी जमानी बांध ललितपुर। सही आंसर है ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ई। सभी बांध जोड़े सही हैं। इसके सभी जोड़े जो हैं वो सही हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख बांध में राजघाट बांध ललितपुर, इसके परीक्षा बांध झांसी में, सलारपुर बांध महोबा में, नगवा बांध सोनभद्र में, ऐहोर बांध मिर्जापुर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ए परीक्षा, बी भगला, सी भोसवेरा फेसोरा, डी बदुआ। सही आंसर है इसका डी बदुआ। यह बांध बिहार के बांका जिले में बदुआ नदी पर स्थित है, जबकि परीक्षा बांध झांसी जिले में, बगला बांध प्रयागराज में तथा फेसोरा बांध चंदौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अहरोरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर किस जिले में बनाया गया है? ए बरुआ झांसी, बी गरई मिर्जापुर, सी चंद पर्वत चंदौली, डी चंद्रावल महोबा। सही आंसर है इसका बी गरई मिर्जापुर। अरहोरा बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गरही नदी पर निर्मित है। मिर्जापुर में निर्मित अन्य बांधों में अधवा बांध अधवा नदी पर, जिरगो बांध जिगरो नदी पर, सिरसी बांध बघेड़ नदी पर तथा मेजा बांध बेला नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर है? ए सरयू नदी, बी गंगा नदी, सी बेतवा नदी, डी यमुना नदी। सही आंसर है इसका सी बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। यह बांध वर्ष 1958 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ओपेरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ए एटा, बी सीतापुर, सी झांसी, डी सोनभद्र। सही आंसर इसका डी सोनभद्र में। यह सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन स्थित है, जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है? ए सुल्तानपुर, बी चंदौली, सी मिर्जापुर, डी सोनभद्र। सही आंसर है इसका सोनभद्र। ओबेरा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में
1967 से 1971 के बीच पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई थी। इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता है 1094 मेगावाट। सिंगरौली कोयला खान इस संयंत्र के निकट स्थित है। सोनभद्र जिले में यह अनपरा ताप विद्युत केंद्र भी स्थापित है। इसकी कुल 3 इकाइयां ए, बी और डी अलग अलग स्थापित की गई, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता है 2630 मेगावाट है। उत्पादन क्षमता के अनुसार अनपरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तापीय बिजली केंद्र है। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किस वर्ष किया था? ए 1993, बी 1970, सी 2001, डी 1990। आंसर है इसका ए उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन का गठन 1983 में किया था। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। विद्युत सुधारों के क्रम में पहला कदम वर्ष 1998 में उठाया गया था, जब केंद्र ने विद्युत नियामक आयोग एक्ट 1998 के तहत शुल्कों के नियंत्रण पूरक निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश नियामक आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? ए लव कुश बैराज, बी हिंडन बैराज, सी गोकुल बैराज, डी निरोरा बैराज। आंसर इसका ए लव कुश बैराज। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में गंगा नदी पर लव कुश बैराज है, जिसका निर्माण वर्ष 2006 में पूर्ण हुआ। कानपुर जिले में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जीवनदायी गंगा के तट पर बैराज बनाकर जल निगम को 36 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था? ए 1949, बी 1999, सी 1989, डी 1979। 89 या ये 79 है। आंसर इसका बी 1999। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश ने विद्युत सुधार अधिनियम 1999 लागू किया था। इस कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को 3 निगमों में विभक्त कर दिया गया है, जो अधोलिखित है। ए राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड तापीय विद्युत उत्पादन हेतु, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र हेतु, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पारेषण वितरण व विद्युत प्रदाय कार्य हेतु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा गलत है? ए सरिया ललितपुर, बी शेरे वाराणसी, सी बेगा सोनभद्र, डी खरवार गोरखपुर। या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका डी खरवार। खरवार या खेरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरा, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाई जाती है, नहीं कि गोरखपुर में, इसलिए इसका ये डी गलत है। जबकि सरिया जनजाति ललितपुर में, चेरा वाराणसी में तथा बेगा जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मिलान करना है इसमें। डेम है, डेम और जिला अदवा, देवरिया, केवलिया, पहाड़ी, झांसी, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बांध अदवा मिर्जापुर में, देवरिया सोनभद्र में, केवलारी महोबा में, पहाड़ी झांसी में। अगला प्रश्न, गोविंद वल्लभ पंत सागर के बांध कहाँ पर स्थित है? ए ललितपुर, बी प्रयागराज, बी मुरादाबाद, सी प्रयागराज, डी पीपरी। आंसर है इसका डी पीपरी। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पीपरी में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है। यह बांध सोन नदी के सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है। हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। पहला प्रश्न है इसका, एशिया का प्रीमियर खाद्य व पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंस्फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ए इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, बी महात्मा मंदिर गांधीनगर, सी इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली, डी प्रगति मैदान नई दिल्ली। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है इसका ए। कहाँ हुआ था ये? इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, वर्तमान मूल्य पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पादन यानी कि GSDP कितना है? 18.25 ट्रिलियन, 15.50 ट्रिलियन, फिर है 30.10 ट्रिलियन और डी 24.99 ट्रिलियन। से आंसर है इसका डी 24.99 ट्रिलियन। वर्तमान मूल्यों पर 2024 उत्तर प्रदेश का अनुमानित राज्य घरेलू उत्पादन 24.99 ट्रिलियन है। उत्तर प्रदेश का जो बजट था वो था 8,08,736 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष
24-25 के बजट से 9.4% 9.8% दी गए। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों को निम्नलिखित आवंटित किए गए, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि व समाज सेवा के लिए 11%, चिकित्सा व स्वास्थ्य के लिए 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में 4% बजट का आवंटन किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार NFSHS 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? A 72, B 95, C 92, D 62। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है, लेकिन कुछ कोई नहीं है इसका आंसर। लेकिन उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण के अनुसार जो पुरुष साक्षरता दर है 84.1। यह आंकड़ा राज्य के 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग के आधार पर पुरुषों पर रहता है। रिपोर्ट के अनुसार यह डेटा राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। अगला प्रश्न, राज्य उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ए, यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए मिलते हैं। बी, एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में मुआवजा राशि 3 लाख। सी, यदि कोई किसान 25% से अधिक लेकिन 50% कम विकलांग है तो वह 1 लाख से 2 लाख के बीच वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। डी, दुर्घटना में दोनों हाथ पैर खोने वाले किसान को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए पात्र माना जाता है। सही आंसर है इसका बी। यदि किसान की खेती करते समय मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 5 लाख का मुआवजा, हाथ पैर के आने के लिए 5 लाख, विकलांग के लिए 7% या 2 लाख। अगला प्रश्न है, निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती? ए, निवेश आशय दाखिल करना, जोखिम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था है। बी, शिकायत निवारण तंत्र। डी, सी, उद्योगों के लिए भूमि आवंटन करना। डी, बैठक प्रबंध मॉड्यूल। इसका सही आंसर है सी। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया निवेश सारथी पोर्टल राज्य में निवेश के अनुभव को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल निवेशकों को निवेश के लिए आवेदन करने से लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से लेकर निवेश शुरू करने और शिकायत निवारण तक की सेवा प्रदान करता है। उद्योगों के लिए भूमि आवंटन करना इस निवेश पोर्टल की सेवा नहीं है। अगला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान ANB योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले 4 नमूना जांच करने वाले जिलों में निम्नलिखित कौन सा जिला नहीं है? ए, गोरखपुर, बी, देवरिया, सी, वाराणसी, डी, आजमगढ़। सही आंसर है इसका सी, वाराणसी। निर्मल भारत अभियान योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने के लिए 4 नमूना जांच करने वाले जिले में वाराणसी जिला नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा निधि में अपने अंशों को कहाँ स्थानांतरित करती है? ए, राज्य रोजगार गारंटी निधि में। बी, ग्रामीण असंरचना विकास निधि में। सी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में। डी, ग्राम पंचायत खाते में। सही आंसर है इसका ए, राज्य रोजगार गारंटी निधि में। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा निधि में अपने अंशों को राज्य रोजगार गारंटी निधि में स्थानांतरित करते हैं। राज्य रोजगार गारंटी निधि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को निधि देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया एक गैर समाप्ति बैंक योग्य बैंक है। इस निधि का उपयोग ग्रामीण श्रमिकों को मजदूरी देने के साथ साथ योजना से संबंधित अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत कितने जिले हैं? ए, 45, बी, 35, सी, 50, डी, 30। आंसर है इसका बी, 35 जिले इसमें शामिल है। योजना का उद्देश्य विकास कार्यों में से क्रिटिकल गैप्स को पूरा करना है जो अन्य योजनाओं से छूट गए हैं। अगला प्रश्न, किस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गांव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है? ए, दीनदयाल अंत्योदय योजना। बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा। सी, आत्मनिर्भर भारत योजना। डी, गरीब कल्याण योजना। आंसर है इसका डी, गरीब कल्याण योजना। आंसर है इसका डी, गरीब कल्याण योजना। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गांव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है। यह योजना 20 जून 2020 को 125 दिनों की अवधि के लिए शुरू की गई थी, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए के संसाधन शामिल थे ताकि ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरह से प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के लिए अवसर बढ़ावा मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है? ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। बी, सौभाग्य योजना।
सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, डी किसान पात्रता योजना। सही आंसर है इसका बी सौभाग्य योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण नीति का मुख्य हिस्सा है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सार्वभौमिक विद्युत वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी शेष गैर विद्युतीकरण घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए सभी को ऊर्जा उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए उद्यमी मित्र उत्तर प्रदेश के केवल शहरी क्षेत्रों में किए जाते हैं। बी यह इस योजना सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई। सी इस योजना का उद्देश्य राज्य में निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। डी उद्यमी मित्रों को निवेशकों को राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। सही आंसर है इसका डी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार उत्सव रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है? ए 500 करोड़ या उससे अधिक लेकिन 3000 करोड़ से कम। बी 50 करोड़ ऊपर लेकिन 200 करोड़ से नीचे। सी 200 करोड़ या उससे अधिक लेकिन 500 करोड़ से कम। 3000 करोड़ या उससे अधिक। सही आंसर है इसका सी 200 करोड़ या उससे अधिक लेकिन 500 करोड़ से कम। अगला प्रश्न है सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थियों के लिए कितने धन प्रदान करती है? ए 25,000, बी 1,10,000, सी 75,000, डी 50,000। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी को 51,000 रुपये प्रदान करती है, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 1 लाख रुपए कर दिया है। प्रदेश सरकार योजना 2017 से लागू किया था। उत्तर प्रदेश में कुछ लोक पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्राप्त की जाती है? ए 2,000, बी 1,500, सी 5,000, डी 3,000। सही आंसर है इसका डी 3,000। उत्तर प्रदेश में कुछ लोक पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपये मासिक प्रदान करती है, जबकि 60 वर्ष से ऊपर व्यक्ति को 1,000 रुपये मासिक वृद्ध पेंशन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है जीरो पॉवर्टी शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवार की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए डेटा संग्रह के लिए डिजिटल उपकरण को मूल्यवान कागजी कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाती है। बी परिवारों का चयन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सामुदायिक इनपुट के बिना के लिए किया जाता है। सी परिवारों को यादृच्छिक रूप से लॉटरी आधारित प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। डी एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षित रेटिंग अंतिम निर्धारण करता है। सही आंसर इसका डी एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षित रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करता है। इस अभियान से तहत राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे करीब 10 से 20 परिवारों की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? ए कानपुर, बी आगरा, सी लखनऊ, डी वाराणसी। सही आंसर है इसका सी लखनऊ। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका है एक जिला एक उत्पादन, एक गांव एक उत्पादन, एक राज्य एक उत्पादन और इसका है एक तालुक एक उत्पादन। से आंसर इसका ए एक जिला एक उत्पादन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यह योजना जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक योजना किस वर्ष चालू की गई थी या लॉन्च की गई थी? ए 2019, बी 2017, सी 2020, डी 2018। सही आंसर इसका डी। अगला प्रश्न है वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में किस नदी पर एक पुल नया रेल सड़क बनाया जा रहा है? ए गंगा, बी बेतवा, सी चंबल, डी यमुना। सही आंसर है इसका गंगा। वाराणसी है गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य? ए शिखर निर्माण, बी लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, सी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारों को पुरस्कार, डी जनता की भागीदारी। सही आंसर है इसका डी लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। अगला प्रश्न
निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? ए मणिपुर, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आंसर है इसका डी उत्तर प्रदेश। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। रामपुर जिले के पटवाई जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। ए लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, बी लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, सी लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, डी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य व शैक्षणिक मानक। आंसर है इसका डी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य व शैक्षणिक मानक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिका को सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। हर परिवार से अधिकतम 2 बेटे को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना में लाभार्थी की बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक होने तक सरकार प्रोत्साहन स्वरूप 6 चरणों में कुल 15,000 रुपए राशि प्रदान कर देगी। वर्ष 2024-25 से ही वित्तीय योजना की कुल धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार में किसे दूर करने हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई? ए गरीबी दूर, बी कुपोषण, सी बेरोजगारी, डी निरक्षरता निरक्षरता। आंसर है इसका बी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हौसला पोषण योजना को तर्ज पर उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में सबरी संकल्प योजना शुरू की गई। सबरी संकल्प योजना के तहत महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए ऐसी महिलाएं जिनका दैनिक जीवन मजदूरी पर निर्भर है, उनके 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए 500 रुपये प्रति माह, 6 माह हेतु 3,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। 6 माह के बाद नवजात बच्चे के 2 वर्ष पूर्ण होने के लिए 500 रुपये प्रति माह की दर से प्रत्येक 6 माह पर दिया जाएगा। इस योजना में वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी आयु प्रसव के समय कम से कम 19 वर्ष हो तथा आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो तथा उनका प्रसव संस्थागत सरकारी या निजी नर्सिंग होम में होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों की संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? ए 125, बी 150, सी 175, डी 300। 21 फरवरी 2015 को किशोरों के हितों के ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश द्वारा किशोरी बालिका योजना शुरू की है। किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की स्कूल में जाने वाली बालिका को पोषण आहार के रूप में मोटा अनाज जैसे बाजरा, कोंदो, मक्का, रागी, घी, चना आदि दिया जा रहा है। यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संचालित की जा रही है। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आंसर इसका ए पहला। यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की थी। इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग लाभ प्राप्त करने संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को पहला स्थान है अर्थात यहाँ सबसे अधिक किसान को सीधे लाभ मिला है। उदाहरण के लिए 200 किस्त अप्रैल जुलाई तो अपने यूपी में 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी है जो अन्य राज्यों में कहीं दिखे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला उत्पादन योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किस के तहत प्रोत्साहन करना है? ए कृषि नवाचार, बी डिजिटल वॉलेट, सी स्वदेशी और विशेष उत्पादन, डी कंप्यूटर का ज्ञान। सी आंसर है इसका सी स्वदेशी और विशेष उत्पादन। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विकसित करने तथा उन्हें एक नई पहचान दिलाने के लिए 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जिले की भौगोलिक स्थिति को अनुसार बेहतर उत्पादन करना है जिससे क्षेत्र में युवाओं को इस क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। इससे पलायन की समस्या कम होगी। नोट, यह योजना सर्वप्रथम जापान के ओइटा के गवर्नर मोरिको हिरालुगे ने वर्ष 1975 में शुरू की थी। पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनगणना। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ए गौतम बुद्ध नगर, बी कानपुर, सी गाजियाबाद, डी लखनऊ। से आंसर है इसका ए गौतम बुद्ध नगर। इसकी साक्षरता दर है, एक सेकेंड, इसकी साक्षरता दर है गौतम बुद्ध की नगर की 80.12, कानपुर की है 79.7, औरैया की है 78.9, इटावा की है 78.4, गाजियाबाद की है 78.1,
जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले जिले ये हैं न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले। श्रावस्ती 40.60, बहराइच 49.4, बलरामपुर 49.5, बदायूं 51.3, रामपुर 53.3। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? ए 49.56, बी 54.83, सी 47.71 और डी 36.43। सही आंसर है इसका सी 47.71। कितनी परसेंट महिलाएं हैं कुल भारत में? कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के बाद चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद विश्व में 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में को 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से अधिकतम उच्चतम की ओर स्थित कीजिए। ए आजमगढ़, बी मैनपुरी, सी बहराइच, डी बाराबंकी। सही आंसर है इसका डी। न्यूनतम दर से देखना से बहराइच है पहले, फिर बाराबंकी, इसके बाद आजमगढ़, फिर मैनपुरी। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले हैं श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या पर 2030 तक 1.9 तक कम करना है। बी प्रजनन दर को 2026 तक 2 प्रति हजार जनसंख्या को 2030 तक 1.8 तक कम करना है। सी प्रजनन दर को 2026 तक 2.3 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 4 तक कम करना है। डी है प्रजनन दर को 2026 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.7 तक कम करना है। सही आंसर इसका ए। क्या वैसे है इसका 2026 तक 2.1 प्रति हजार तथा 2030 तक 1.9 प्रति हजार कम करना है। यह जनसंख्या वृद्धि पर अनुकूल नियंत्रण लगाने के लिए लागू किया गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? था ए 950, बी 900, सी 700, डी 929। सही आंसर इसका 829। ये 829 इसका घनत्व इतना है जनसंख्या। राज्य में सर्वाधिक जो गंतव्य है गाजियाबाद का 3971, रांची का 2395, न्यूनतम लघुत्तम जनसंख्या है ललितपुर का 242 और सोनभद्र का 270। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 70.69%, बी 71.69%, सी 67.68%, डी 72.89%। सही आंसर है इसका सी 67.68%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 77.82, महिला साक्षरता दर है 57.18 टोटल है, और भारत की टोटल है वो है 74.4 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? ए मुरादाबाद, चित्रकूट, बी लखनऊ, ललितपुर, सी गाजियाबाद, हमीरपुर, डी इलाहाबाद, महोबा। सही आंसर इसका डी इलाहाबाद यानी प्रयागराज और अधिकतम और महोबा न्यूनतम। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? ए गाजियाबाद, बी कानपुर नगर, सी लखनऊ, डी जौनपुर। सही आंसर है इसका कानपुर। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है इसका, अगला ये है उत्तर प्रदेश की कृषि। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ए 11, बी 10, सी 9, डी 8। सही आंसर है इसका सी 9। कौन कौन से हैं? पहला भाबर व तराई मैदानी क्षेत्र, दूसरा पश्चिम मैदानी क्षेत्र, तीसरा मध्य पश्चिम मैदानी क्षेत्र, चौथा है दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, पांचवा मध्य मैदानी क्षेत्र, छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आठवां पूर्वी मैदानी क्षेत्र, डी है विंध्य क्षेत्र। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला? ए मेरठ, बी गाजियाबाद, सी चंदौली, डी वाराणसी। आंसर है इसका चंदौली। और यह जनपद जरी जरदौरी के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले का गठन वर्ष 1997 वाराणसी जनपद से अलग करके किया गया था। अगला प्रश्न है, रेप सीड और सरसों तिलहन का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार? ए दूसरा, बी चौथा, सी तीसरा, डी पचवां। आंसर इसका ए।
दूसरा स्थान, पहले स्थान पर राजस्थान। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है? ए, मंडी उपयार्ड के मालिक लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्रित कर सकते हैं। ए 10%, बी 75%, सी 50%, डी 32%। सी आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी आंसर इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A के अनुसार मंडी का मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में मंडी का शुल्क अधिकतम 25% तक एकत्रित कर सकता है। यह शुल्क मंडियों के रखरखाव विकास खर्च के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर कब देय होता है? ए, साप्ताहिक, बी, वाहन खरीदने की तिथि पर प्रतिवर्ष, सी, द्विवार्षिक, डी, मासिक। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका बी। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर वाहन खरीद की तिथि से प्रतिवर्ष देय होता है। उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 का उद्देश्य मोटर वाहनों पर कर लगाना है ताकि राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके। माल कर, अतिरिक्त कर, यात्री कर, फीस। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रकरण को समाप्त कर सकती है? ए, कर राजस्व बढ़ाने के लिए, बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सी, यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझ आए, डी, आवासीय क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए। सी आंसर है इसका सी। उत्तर प्रदेश कृषि मंडी अधिनियम 64 की धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार जनहित में आवश्यक या समीचीन मंडी प्रकरण को समाप्त कर सकती है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया है? ए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रावधान, बी, एपीएमसी पर व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक, सी, किसानों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रशिक्षण, डी, बाजार के बुनियादी ढांचे में निजी निवेशकों के लिए प्रोत्साहन। से आंसर इसका बी। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एपीएमसी कृषि उपज बाजार समिति से बाहर व्यापार करने के लिए विशेष लाइसेंस अनिवार्य है। यह अध्यादेश मंडियों के बाहर भी कृषि व्यापार की अनुमति देता है, लेकिन इससे लाइसेंस के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? ए, पूर्वी मैदान, बी, बुंदेलखंड क्षेत्र, सी, पश्चिम मैदान, डी, तराई और भाबर। सी आंसर इसका सी, तराई और भाबर नहीं, सी है इसका पश्चिम मैदान। उत्तर प्रदेश में पश्चिम मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादन अधिक होते हैं। इस क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह उपजाऊ मिट्टी होने के कारण उत्पादक अधिक होती है। अगला प्रश्न है आम की लगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्नलिखित में किस जिले से उद्गत माना जाता है? ए, मेरठ, बी, इनमें से कोई नहीं, सी, मैनपुरी, डी, वाराणसी। से आंसर इसका डी, वाराणसी। और जिले और देश में अन्य प्रजातियां दशहरी है लखनऊ और मलाहिबाद, चौसा आम हरदोई सहारनपुर, अल्फांसो रत्नागिरी महाराष्ट्र, केसर आम जूनागढ़ गुजरात, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, बादामी आम कर्नाटक, सफेद आम आंध्र प्रदेश, बॉम्बे ग्रीन पंजाब, तोतापुरी आम बेंगलुरु, नीलम आम आंध्र प्रदेश, रसपुरी आम कर्नाटक, मालगोवा गोबा आम सेलम तमिलनाडु, लक्ष्मणभोग मालदा पश्चिम बंगाल, इमाम पसंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, इमाम पसंद ये तो हो गया, फजली आम है बिहार पश्चिम बंगाल, मनगुरदम आम गोवा, पहाड़ी पेरा आम गुजरात, गुलाब खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, वनराज आम गुजरात, किलचुंद आम केरल, रोमानी आम चेन्नई। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं? ए, रबी फसल, खरीफ और जायद, बी, खरीफ और रबी जायद। पहला आंसर है इसका, रबी भी है, खरीफ और जायद भी है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के प्रमुख रबी फसलें कौन सी है? ए, गेहूं, चना, मटर, जौ, बी, गेहूं, मक्का, जौ, अलसी, सी, गेहूं, कपास, गन्ना, मकास। सही है ये सभी। सही आंसर इसका ए, गेहूं, चना और मटर, ये रबी की फसलें होती हैं। गेहूं, चना, जौ, मटर, अलसी, धनिया आदि। अगला प्रश्न निम्नलिखित फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? ए, शकरकंद, बी, रतालू, सी, कचालू, डी, आलू। सही आंसर इसका डी, आलू।
आलू का सब्जियों में अपने महत्वपूर्ण स्थान की उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबी का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसे कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में देते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अगला प्रश्न है 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सी आंसर इसका ए पहला। 2017-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राष्ट्रीय राज्य, इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र का योगदान के अनुसार क्रम पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। वर्ष 2023-24 के आंकड़े अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान क्रम पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। 22-23 के आंकड़े के अनुसार भारत तीसरा सबसे बड़ा दाल निर्यात उपभोक्ता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस जिले में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया? ए प्रयागराज, बी बरेली, सी लखनऊ, डी गोरखपुर। से आंसर है इसका सी। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन 26-28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में किया गया। इसमें किसान, पशुपाड़ा, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज आदि से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया है। किसान कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत और करे, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण किया गया है। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के उद्योग, व्यवसाय और रोजगार। पहला प्रश्न है ओडीओपी योजना के तहत चयनित कलात्मक चावल को भी कहा जाता है बुद्धा चावल, सुनहरा चावल, काला चावल, सोना चावल है। सही आंसर इसका ए बुद्धा चावल। काला नमक चावल कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर में उत्पत्ति किया जाता है। काला नमक चावल को बुद्ध चावल कहा जाता है। काला नमक चावल को भौगोलिक में जीआई टैग मिला है। वर्ष 2000 में इसे पोषण फार्म योजना के तहत चुना गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल में औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टैंप शुल्क की छूट है 100%, 10%, 50% या 25%। सही आंसर इसका ए 100%। इसे 100% छूट है। यह 2000 इसका हाँ, इसमें इन क्षेत्रों में विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए भूमि खरीद और पट्टे के लिए प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी कार्यक्रम निगमित किस मॉडल के माध्यम से कार्यान्वयन है? ए डीबीएफओ मॉडल, बी है ईपीसी मॉडल, सी है बीडब्ल्यूटी मॉडल, डी है बीओटी बोट मॉडल। सही आंसर इसका सी बोट मॉडल। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा और बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर बोर्ड मॉडल का चयन किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए हाथरस, बी कौशाम्बी, सी केरल, डी अलीगढ़। सी आंसर है इसका डी अलीगढ़। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गंगा व यमुना नदी के मध्य स्थित अलीगढ़ को 18वीं सदी के पूर्व कोल अथवा कोयल के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल 18वां है, जिसका गठन 22 अप्रैल 2008 को किया गया था। इस मंडल के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जनपद शामिल हैं, जिसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज आते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ए 1995, बी 1980, सी 2001, डी 1976। आंसर इसका डी 1976। उत्तर प्रदेश के औद्योगिकरण में तीव्रता लाने तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रतिस्पर्धा दरों पर उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना 1989 में तथा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा की भी स्थापना 1989 में की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग किए गए हैं उत्पादक है जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हैं? ए 65, बी 69, सी 75, डी 80। से आंसर इसका सी 75। वर्तमान में प्रश्नकाल के दौरान के टाइम है 25 की 75 जिलों को जीआई टैग प्रदान किया गया है और फिलहाल अभी है जो वह है मई 2025 तक यह बढ़कर कितने हो गए थे? 77 उत्पादन हो गए। अगला प्रश्न, पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? ए 2018 में, बी 2023 में, सी 2024 में, डी 2012 में। से आंसर इसका ए 2018 में।
यह लखनऊ में आयोजित किया गया था। यूपी का पहला निवेश शिखर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ था। ए अयोध्या, बी मथुरा, सी लखनऊ, डी मेरठ। से आंसर है इसका सी लखनऊ। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2023 को किया था। इसमें व्यापार के अवसरों का सामूहिक रूप से पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए दुनिया भर में नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। इस दिशा में सराहनीय कदम बढ़ाते हुए फरवरी 2024 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का 4.0 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन उत्पादन को 2024 में भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है? ए अमरोड ओखल ढोलक, बी मैनपुरी तारकसी, सी संबल हॉर्न क्रॉफ्ट, डी युक्त सभी। से आंसर है इसका डी युक्त सभी। उत्तर प्रदेश को अप्रैल 2024 में 7 को जेई टैग गया था। इसमें अमरोह का ढोलक, महोबा का गोरा पत्थर, हर्षित मैनपुरी का तर्की, संबर का होनपूर्ण, बागपत का होम, थ्रेसिंग, बाराबंकी हाथ का उत्पादन और कालपी का स्लिम निर्मित कागज है। जीआई टैग ऐसा दिया जाए जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पादन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? वाराणसी, बी मथुरा, जी रामपुर, डी कानपुर। से आंसर है इसका सी कानपुर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश की शूटिंग की गई फिल्मों के अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए और 2/3 शूटिंग के लिए 2 करोड़ रुपए उपलब्ध है। बी उत्तर प्रदेश में आधे दिन की शूटिंग के लिए 1.5 करोड़ तथा 2/3 शूटिंग के लिए 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित है। नंबर सी, उत्तर प्रदेश में आधे दिन की शूटिंग के लिए 50 लाख। डी उत्तर प्रदेश में आधे दिन की शूटिंग के लिए 2 करोड़, 2/3 शूटिंग के लिए 3 करोड़ रुपए निर्धारित है। सी आंसर है इसका ए। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2000 के तहत राज्य में शूट की गई फिल्मों का आधे दिन की शूटिंग के लिए 1 करोड़ रुपए तथा 2/3 शूटिंग के लिए 2 करोड़ का सब्सिडी उपलब्ध कराता है। यह फिल्म नीति का उद्देश्य राज्यों को फिल्म उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाना जो फिल्म निर्माण को बढ़ाने तथा निवेश आकर्षित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने का केंद्र आश्रित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण और मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना एक्स फैक्ट्री का लागत क्या है जो अधिकतम तय हो सकती है? कैसे 5%, 15,000, 15%, 15,000, 15%, 5,000, 25%, 5,000। से आंसर इसका सी 15%, 5,000। यह 2 पहिया वाहनों के लिए है। अगला प्रश्न, किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था? ए एसोचैम, बी CII, फिर सी WHO, डी फिक्की। से आंसर है इसका बी CII। भारतीय उद्योग महासंघ ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के भविष्य की चर्चा करने हेतु नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर और नवप्रवर्तकों ने भाग लिया है। इसलिए इसका आंसर डी। आयोग द्वारा इस प्रश्न को उत्तर डी माना गया है। अगला प्रश्न है, पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया? ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी अलीगढ़, डी लखनऊ। से आंसर इसका ए। इसकी स्थापना सितंबर 2017 में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। से आंसर इसका सी वाराणसी। डिजिटल लोकोमोटिव वर्कर फैक्ट्री वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। वर्ष 2020 में इसका नाम बदलकर बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स कर दिया गया। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए चीनी मिट्टी के पात्र, बी आबनूस का काम, सी चूड़िया, डी लकड़ी का काम। से आंसर है इसका सी चूड़े के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत का ग्लास सिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषकर चमकदार वस्तु उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है? ए मिर्जापुर लखनऊ, बी सहारनपुर मुरादाबाद, सी चिन्हट और मासेलिया, डी मुरादाबाद और मिर्जापुर। से आंसर है इसका सी चिन्हट और मासेलिया। उत्तर प्रदेश में आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषकर चमकदार वस्तुएं लखनऊ के चिन्हट और मासेलिया क्षेत्र में उत्पादित की गई है। अगला प्रश्न है, कानपुर में स्थित लाल इमली मिलकर किस प्रकार के वस्त्र के प्रसिद्ध है? ए वुलन, बी रेयान, सी बनारसी सिल्क, डी कॉटन। आंसर इसका ए ऊनी वस्त्र। कानपुर का लाल इमली क्षेत्र वुलन वस्त्रों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की शुरुआत सन 1976 में ऑस्ट्रेलिया की मोरिनो भेड़ के बाल से उनके गर्म कपड़े बनाए जाते थे। यहाँ पर आज भी
ऐसी मैंने उत्पादन कार्य जो 24 घंटे बिना रुके चलाई जा सकते हैं। अगला प्रश्न, उस श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों से बने भंडार क्रम इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति तथा पारंपरिक स्रोत रहे? ए खांडेश्वरी थारी, बी बामपुर और तरैया, सी सल्लापुर और करवी, डी शंकरगढ़ और बरगढ़। सही आंसर है इसका डी शंकरगढ़ और बरगढ़। ये उत्तर प्रदेश के सिलिका पत्थर के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सिलिका पत्थरों में इस उच्च ऊर्जा का प्रयोग कांच उद्योग में बहुत मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निर्मित कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? ए वाराणसी, बी आजमगढ़, सी बुलंदशहर, डी बाराबंकी। सही आंसर है इसका बी आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इन जनपदों का नाम आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजम शाह गढ़ पड़ गया। 15 नवंबर 1994 को 14 मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक और 11 विधानसभा तथा लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है? ए 8, ए 10, बी 12, सी 16, डी 20। सही आंसर है इसका डी 20। इसमें 20 क्षेत्र हैं। भारत की इनकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। जून 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य में 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृत किया, जिसके तहत विभिन्न सेक्टरों IT, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग और गैर पारंपरिक उद्योग की पूर्ति के लिए संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन के लिए जाना जाता है। ए बरेली, बी मेरठ, सी चुनार, डी फिरोजाबाद। सही आंसर इसका सी चुनार। उत्तर प्रदेश का छोटा शहर है चुनार अपनी लाल मिट्टी के बर्तनों की सजावट के लिए जाना जाता है। बरेली उत्तर प्रदेश राज्य में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद यह चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है और मेरठ यह लकड़ी के बैट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राज्य में व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का IS या ISO 9001.2008 प्रमाणित क्या है? स्तरीय निकाय है। यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को सम्मिलित करता है। 1, 2, 3, 4। सही आंसर इसका सी 3। यह 3 स्तरीय है, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर निकाय। 1 जनवरी 1999 से एक विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्य में व्यवसाय की स्थापना करना और सभी औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना है। अगला प्रश्न है, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही आंसर है इसका दूसरा। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात पहले स्थान पर कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश में IT उद्यम नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ तक सीमित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी। सही आंसर है इसका ए कानपुर। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कानपुर है। गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा यह नगर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ए मेरठ, बी कानपुर, सी आगरा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए मेरठ। मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन सा निगम असंगत है? ए कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, बी कांच उद्योग फिरोजाबाद, सी परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी वर्कर, डी। सही आंसर है इसका ए, ये असंगत है। सी कार्मिक अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, डीजल लोकोमोटिव वर्कर वाराणसी, परमाणु विद्युत संयंत्र है नरोरा बुलंदशहर। तो उसका ये क्या है, इसका जो ये है सी इसका गलत था। ये लखनऊ में नहीं है, ये नरोरा बुलंदशहर में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना की जरूरत थी? 1991, बी 1994, सी 1999, डी 2001। सही आंसर है इसका बी 1994। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल भारत के वाणिज्य समूह की प्रतिनिधित्व संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे एसोचैम यूपी के नाम से जाना जाता है, एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाई का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अगला प्रश्न है, UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? ए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास एजेंसी, सी उत्तर प्रदेश राज्य बुनियादी ढांचे विकास प्राधिकरण,
डी उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विज्ञान प्राधिकरण। से आंसर इसका ए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था व प्रशासन। ये हमारा अगला टॉपिक है। अगला प्रदेश का पहला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी कौन थे? ए इसका ए केफिन, बी बीएन लोहड़ी, सी जीएच बरूचा, डी पीवी माधव। से आंसर इसका बी बीएन लाड़ी। ये तो बने थे 24 जनवरी 1950 को संयुक्त नाम बदलकर इसका उत्तर प्रदेश रखा गया और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए इसे जनवरी 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात उल्लंघनों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया। बी पहचान के दृश्य के लिए मशीन लर्निंग और यह पहचान के दृश्य के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। नंबर 3 यह पूरे राज्य में विचाराधीन कैदियों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा है। ए पहला और तीसरा, बी पहला दूसरा तीसरा, सी दूसरा तीसरा, डी पहला और दूसरा। आंसर इसका सी। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम और जांच की में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया गया। यह पहचान के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और राज्य भर में जेलों, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और विचाराधीन प्रबंध प्रणाली से जुड़ा हुआ है। त्रिनेत्र 0.2 मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। इसके चेहरे की पहचान और आपराधिक गिरोह जैसी सुविधाएं हैं। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संबल किस वर्ष रखा गया? ए 2012, बी 2011, सी 2015, डी 2017। से आंसर इसका ए 2012। भीमनगर संबल जिले उत्तर प्रदेश के नए बनाए गए जिले में से एक है। 23 जुलाई 2012 को जनपद का नाम भीमनगर से बदलकर संबल कर दिया है। संबल में 3 तहसील संबल, चिंतेली और कुन्नूर है। अगला प्रश्न है भदोही को आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के 65वें जिले के रूप में किस तिथि को बनाया गया था? ए 30 जून 1994, बी 1 जुलाई 1994, सी 15 मई 1994, डी 1 सितंबर 1994। से आंसर इसका ए 30 जून 1994। तत्काल मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे मुलायम सिंह यादव ने वाराणसी से अलग कर एक नया जिला बनाया। यह जिला अपने हस्त निर्मित कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पहला प्रश्न यूपीएसआरएलएम ने रिडेशल फंड के तहत एससी/एसटी के आरक्षित सदस्यों के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? ए 2850, बी 2350, सी 2750, डी 2250। से आंसर इसका डी 2250। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी सुचेता कल्परानी, सी विजयलक्ष्मी पंडित, डी पद्म नायडू। से आंसर इसका ए थी सरोजिनी नायडू। ये थी पहली महिला राज्यपाल। और सुचेता कल्परानी ये थी पहली मुख्यमंत्री। और विजयलक्ष्मी पंडित वर्तमान राज्य में उत्तर प्रदेश के राज्य आनंदीबेन पटेल भाई पटेल है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बार राज्य के पद पर मोहम्मद शफी कुरैशी व बीएल जोशी रहे। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए सुचेता कृपलानी, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, डी विजयलक्ष्मी पंडित। से आंसर इसका बी सरोजिनी नायडू। ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी जो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। नायडू जी एक प्रभावशाली कवियत्री। उन्होंने कविता संग्रहालय प्रकाशित किए जिनमें द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम और एक और थी इनकी वो थी नाइटिंगेल बर्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? ए श्री नाम नाइक, बी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सी श्रीमती मार्गरेट अल्वा, डी श्री कल्याण सिंह। से आंसर है इसका ए श्री राम नाइक वर्ष 2014 से 2019 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहे। वर्तमान के हैं श्री आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म मुगलसराय उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरा उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तीसरा उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, बी 3 1 2 3 और डी केवल थर्ड। सही आंसर है इसका सी, पहला और तीसरा। जन्म इनका मुगल सराय उत्तर प्रदेश में था। जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी ये बने। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेल कस्बे मुगल सराय में हुआ था। वह 9 जून 1964 से 11 फरवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे और 18 महीने बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। सही आंसर है इसका राजस्थान में। द्विसदनीय विधान परिषद को कहते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधानमंडल की व्यवस्था है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश न्यायपालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकाय के निदेशक की नियुक्ति की जाती है? ए धारा, बी धारा 31 ख, बी धारा 21, सी धारा 12, डी धारा 45 ख। सही आंसर है इसका ए धारा है, धारा 31 ख। स्थानीय निकाय के निदेशक की नियुक्ति जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? ए बाघ और हिरण, बी धनुष और बाण में और मछलियों की एक जोड़ी, सी अशोक वृक्ष और धनुष, डी है अशोक वृक्ष और गंगा देवी नदी। से आंसर इसका बी, उत्तर प्रदेश चिन्ह में धनुष और बाण और एक मछली में जोड़ी में दर्शाया गया है। मछली अवध के पूर्व मुस्लिम शासक को दर्शाता है। धनुष यह तीर भगवान राम के संबंध को समझते हैं, जो अयोध्या की वंश के थे। और तरंगे वाला वर्त जल की तरंग जैसे प्रत्यय है उत्तर प्रदेश की नदियां गंगा और यमुना को दर्शाता है। अगला प्रश्न, आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा गठन कितनी बार हुआ है? 20 बार, 18 बार, 16 बार, 19 बार। सही आंसर है इसका बी 18 बार। अब तक उत्तर प्रदेश में 18 विधानसभा गठन हो चुका है। 11 मार्च 2022 तक किया गया। इसके अध्यक्ष थे सतीश मान को बनाया गया। बनारसी दास श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 36, बी 34, सी 39, डी 32, ई 26। से आंसर है ई, क्योंकि इसमें संख्या है 31, लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 28 सदस्य, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र 36 सदस्य, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 8 सदस्य, स्नातक निर्वाचन से 8 सदस्य और राज्यपाल से द्वारा मनोनीत सदस्य। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? ए गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बी लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, सी सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, डी आजमगढ़, मऊ, बलिया, ई उपयुक्त कोई नहीं। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित पंगोली, फुलहार ताल या गोमल ताल से होता है। पीलीभीत से नदी शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि जिले में बहती है। गाजीपुर के निकट केती नामक स्थान पर गंगा नदी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? ए सर एडवर्ड मेयर, बी सर हेनरी शर्ड, सी सर रॉबर्ट स्टुअर्ट, डी सर वाल्टर मॉर्गन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से वाले अंतिम व्यक्ति थे सर जॉन गिबथॉम 1937 से 1941 तक। इस उच्च न्यायालय में पहले मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1866 में हुई थी। वर्तमान में इस न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 160 है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ए सचिव, बी अध्यक्ष, सी प्रबंध, डी प्रमुख। सही आंसर है इसका डी प्रमुख। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पंचायतों का अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्विस्तरीय पर क्षेत्र पर पंचायत होती है। ब्लॉक प्रमुख स्तर पर चुने जाते हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। यह क्षेत्र पंचायत प्रमुख रूप से अविश्वास प्रस्ताव चुनाव जाने से 1 वर्ष के भीतर लाया जाता है और ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अगला प्रश्न, ललितपुर जिला किसका हिस्सा है? ए बस्ती डिवीजन, बी गोरखपुर डिवीजन, सी झांसी डिवीजन, डी चित्रकूट डिवीजन। से आंसर है इसका सी झांसी डिवीजन। ललितपुर जिला झांसी डिवीजन का एक हिस्सा है।
ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश की सीमा से घिरा है। ललितपुर जिले की स्थापना 1 मार्च 1974 में झांसी जिले से अलग किया था। झांसी डिवीजन के 3 जिले जालौन, ललितपुर, झांसी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की निम्नलिखित संरचनाएं, संरचना और संख्या। राज्यपाल द्वारा मनोनीत, स्थानीय निकायों से विधानसभा निर्मित और शिक्षकों द्वारा 36, 10, 8 और 38। सही आंसर है इसका डी। ये देख लो उसकी संरचना और संख्या। राज्यपाल द्वारा मनोनीत है 10, स्थानीय निकायों से 36, विधानसभा द्वारा निर्वाचित 38, शिक्षकों द्वारा 8। अगला प्रश्न, कौशाम्बी किसका हिस्सा है? मेरठ डिवीजन, बी लखनऊ डिवीजन, सी प्रयागराज डिवीजन, डी मिर्जापुर। सही आंसर है इसका प्रयागराज डिवीजन। कौशाम्बी जिला प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। 4 जिले हैं, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर और प्रयागराज। कौशाम्बी जिला प्रयागराज जिले से अलग होकर 4 अप्रैल 1997 को बनाया गया, जिसका मुख्यालय मंजनपुर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है? ए एटा, बी बदायूं, सी कासगंज, डी हाथरस। सही आंसर है इसका बी बदायूं। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज जिले शामिल हैं। बरेली मंडल में बरेली, बदायूं, शाहजहां और पीलीभीत जिले शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधन का सटीक वर्णन है? मूल अधिनियम 1998 अधिनियम से 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 17 सदस्यों के साथ आयोग की स्थापना हुई। बी 2014 के संशोधन अधिनियम ने 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों का पद प्रस्ताव है। 2017 में संशोधन के आयोग के मूल संरचना को बनाए रखा। डी यह 2007 के संशोधन अधिनियम ने सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई थी। आंसर है इसका बी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम 1996 के अनुसार आयोग ने 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल हैं। बाद में संशोधन में 2007 के संशोधन अधिनियम में आयोग की संरचना में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 17 सदस्य किए गए। 2014 के संशोधन अधिनियम में आयोग की संरचना को विस्तृत किया। 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य के इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी और जब इस जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? ए बागपत श्यामनगर, बी सहारनपुर शिवनगर, सी पानीपत शिवालिक नगर, डी मुजफ्फरनगर प्रबुद्धनगर। सही आंसर है इसका डी मुजफ्फरनगर प्रबुद्धनगर। जिला बनने से पहले शामली मुजफ्फरनगर जिले की तहसील थी, तब इसे जिला के रूप में मान्यता मिली तो इसका नाम प्रारंभिक नाम प्रबुद्धनगर था। सितंबर 2011 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शामली को एक जिला घोषित किया गया। शामली में कुल 3 तहसीलें हैं, शामली, कैराना तथा उन्नाव। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी पर अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराता है। यह गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। अगला, इसमें से प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन सह परिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकता है। ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2, 3 और डी केवल 1 और 2। सही आंसर है इसका 1, 2, 3। उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में कथन ए 1, 2, 3 सही है जो निम्नलिखित है। यह है यौन अपराधों के बच्चों को संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त योग्य ठहराता है। यह गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंध करता है। इसमें से प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सह परिवर्तन अधिनियम 2011 के तहत निम्नलिखित मामलों के अग्रिम जमानत को रोकता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य वित्त आयोग ने किस कर सुधार की विशेष रूप से अनुशंसा की थी? ए शराब पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि, बी खाली भूमि का कर करने, सी सभी ग्रामीण सड़कों पर टोल टैक्स लगाना, डी ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन की शुरुआत करना। सही आंसर है इसका बी खाली भूमि कर करवन्य। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग एसएफसी की संपत्ति कर निर्धारण की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? ए उत्पादन आधारित कराधान प्रणाली, बी क्षेत्र आधारित या
साइट मूल्यांकन प्रणाली। सी फ्लैट रेट कराधान प्रणाली। डी आय आधारित कराधान प्रणाली। सही आंसर है इसका बी। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने संपत्ति कर निर्धारण क्षेत्र आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में कौन सी धाराएं नगर निगम के लिए मतदान सूची तैयार करती है? ए धारा 35 से 40, बी धारा 6B और 18B, सी धारा 55 से 50, डी धारा 12A से 12G। सही आंसर इसका ए। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 65 से 35 से 40 तक में नगर निगम की मतदान सूची की तैयारी करना है। इन धाराओं को मतदाता सूची बनाने में प्रकाश करने और उनका पुनरीक्षण से जुड़ा है। धारा 35 निर्वाचक नियमावली के प्रारूप और प्रकाशन के बारे में। धारा 36 मतदान सूची में नाम शामिल करने का आवेदन कैसे करें? धारा 37 मतदान सूची में नाम शामिल करने के लिए योग्य व्यक्ति की सूची है। धारा 38 मतदान सूची में शामिल करने के लिए आपत्ति दर्ज कैसे करें? धारा 39 मतदान सूची में नाम शामिल करने के लिए निर्णय के लिए प्रक्रिया है। धारा 40 मतदान सूची में संशोधन के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायत के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया था? ए ग्रामीण विकास सूचकांक, बी ग्राम पंचायत प्रदर्शन सूचकांक, सी ग्राम विकास सूचकांक, डी पंचायतन विकास सूचकांक। सही आंसर है इसका डी पंचायतन विकास सूचकांक। उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतन के मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश के पंचायत विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। पंचायतन विकास सूचकांक का उपयोग राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पंचायती राज पुरस्कारों और विकास के लिए डेटा संचालित एवं साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण पर बल देने के लिए किया जाता है। यह SDG का लक्ष्य के साथ संबंधित पंचायतों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा कार्यान्वयन योजना का निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपकरण के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 के नियम 186 में क्या प्रावधान है? ए पंचायत अधिकारी की नियुक्ति करना, बी वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना, सी ग्राम स्तर की वर्तक अधिनियम, डी ग्राम पंचायत चुनाव कराना। बी उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 के नियम 1986 में वार्षिक लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन तैयार कराने का प्रावधान किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को बाल वित्त आयोग की अनुदान किस समय सीमा को कवर करने हेतु किया गया था? ए 2000 से 2005, बी 2010 से 2015, सी 2005 से 2010, डी 2006 से 2011। सही आंसर है इसका सी 2005 से 2010। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता? ए उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953, बी भारतीय वन अधिनियम 1927, सी उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959, डी उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन विकास अधिनियम 1973। सुंदर है सी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF का कार्यान्वयन की देखरेख और मौजूदा विकास कार्यक्रमों के साथ इसके वितरण को सुनिश्चित के लिए कौन सी सरकारी निकाय और मंत्रालय उत्तरदायी है? ए वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक, बी पंचायत राज मंत्रालय और राज्य योजना आयोग, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय और जिला विकास आयोग, डी गृह मंत्रालय और नीति आयोग। सही आंसर है इसका बी उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के कार्यान्वयन की देखरेख और मौजूदा विकास कार्यक्रम के साथ इस अभियान को सुनिश्चित करने के लिए पंचायत राज मंत्रालय और राज्य योजना आयोग उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 283 ख के अनुसार पंचायतों के संसाधन की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश करने के लिए कौन उत्तरदायी है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी केंद्रीय वित्त आयोग, सी नीति आयोग, डी राज्य वित्त आयोग। सही आंसर है इसका बी केंद्रीय वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 286 के अनुसार पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत खंड ख शब्द का तात्पर्य क्या है? ए जिला पंचायत की क्षेत्र सीमा, बी ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिबद्ध गाँव का एक ब्लॉक, सी धारा 3 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का पंचायत क्षेत्र, डी नगर पालिका क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत एक राज्य से ग्राम। सही आंसर है इसका सी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत खंड शब्द का तात्पर्य धारा 3 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का पंचायतन है। यह क्षेत्र पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसमें उन सभी ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाता है जो इस क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी प्राथमिक प्राधिकार कौन है? ए मुख्य लेखा परीक्षक अधिकारी सहकारी समिति एवं पंचायत CAO। बी राज्य वित्त आयोग। सी जिला मजिस्ट्रेट। डी भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक। से आंसर इसका ए। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं PRI के 3 स्तरों की लेखा परीक्षा के लिए प्राथमिक प्राधिकार मुख्य लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समिति और पंचायतें हैं। उन्होंने ग्राम पंचायतें, ग्राम समितियां और जिला परिषद की लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। CAO वित्तीय लेखा परीक्षक के लिए परीक्षा के लिए केंद्रीय प्राधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के लिए प्रावधान शामिल किया गया है? ए भाग 6, बी भाग 9, सी भाग 8, डी भाग 12। से आंसर है इसका बी भाग 9। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों के प्रावधान शामिल किए। भाग 9 में अंतर्गत पंचायतों का गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्य की अर्हता, निर्णय, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण, उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? ए यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है। बी लोकायुक्त का पद 1985 के लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। सी विशंबर दयाल को उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त चुना गया। ऑप्शन दोनों कथन ए और बी। बी केवल कथन ए। सी कथन दोनों कथन ए और सी। डी केवल कथन बी। से आंसर है इसका ए सी। भारत के संविधान के 201 के अधीन राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 1975 को अनुमति प्रदान के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है न्यायमूर्ति विशंबर दयाल को प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, 2008 में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर कर दिया गया? ए मथुरा, बी मैनपुरी, सी अलीगढ़, डी कासगंज। से आंसर है इसका डी कासगंज। 2008 में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काशीराम नगर कर दिया। यह उत्तर प्रदेश का 71वां जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल 1993.8 वर्ग किलोमीटर या अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य सरकार संस्थानों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई थी। बी उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1996 में की गई थी। सी उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। कथन ए और बी। बी कथन ए, सी कथन ए और सी, डी कथन बी। से आंसर इसका ए कथन और ए बी। इसके स्थापना 1937 में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सिविल सेवकों की भर्ती व परीक्षाओं का संचालन करवाना है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल 1996 की गई थी। इसका औपचारिक गठन 7 अक्टूबर 2002 किया गया। इस आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में थे। वर्तमान राज्य में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति BK नारायण है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को किया गया। यह आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापित है। वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य राज्य में पारदर्शिता जवाबदेही निश्चित करना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों के पश्चिम से पूर्व का सही क्रम। ए जौनपुर, हमीरपुर, औरैया, फतेहपुर। बी औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर, जौनपुर। सी फतेहपुर, जौनपुर, औरैया, हमीरपुर। डी औरैया, फतेहपुर, हमीरपुर, जौनपुर। से आंसर इसका बी। इसके हैं औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर, जौनपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति किसे चुना गया? ए सतीश मान, बी माता प्रसाद पांडे, सी नीति अग्रवाल, डी हृदय नारायण दीक्षित। से आंसर इसका ए सतीश मान। ये थे 18वीं के और ये 17वीं के थे हृदय दीक्षित नारायण। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम है? 21, 8, 75, 17। से आंसर है इसका सी 17। राज्य में नगर पालिका परिषद की संख्या 200 तथा नगर पंचायत की संख्या 545। शाहजहांपुर राज्य का नवीनतम नगर निगम 2018, जबकि इलाहाबाद, अलीगढ़, कानपुर वेस्ट, लखनऊ सबसे पुराने। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो और आपको इसका एग्जाम में फायदा हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।